आज कौम से खिताब में वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि जी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा जो फलाही प्रोग्राम है उसका बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। ख़ानदानों का डाटा ना होने की वजह से सब्सिडी देना मुश्किल था। पाकिस्तान में कभी भी मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। कर्जा ज़्यादा और तारीखी खसारा था, ज़र मुबादला ज़खायर ना होने के बराबर थे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब, अमारात और ये जो चीन के शुक्रगुजार भी हैं, इनकी वजह से दिवालिया नहीं हुए और डॉलर की कमी की वजह से IMF जाना पड़ा। एक साल मुल्क को मुस्तहकम करते रहे, फिर कोरोना आ गया। और उन्होंने मजीद ये कहा कि जी कोरोना से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया मुतासर हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी उन्होंने बात की और क्या कहा कि जी 3 से 4 महीने में तेल की कीमतें 100% बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 33% बढ़ी हैं। भारत में तेल की जो कीमत है वो 250 रुपये, बांग्लादेश में 200 रुपये और पाकिस्तान में 138 रुपये है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अभी से कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, फिर डॉक्टर शाहिद आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर सलमान, वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया है और 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपये के जो खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उनका इस वक्त जो है कोई और ज़रिया नहीं है कि उनको आप कहीं जल्दी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके या उनकी इनकम्स में कोई इजाफा हो जाए मार्केट की वजह से। ये आपने उनको ऑगमेंट करना है उनकी इनकम को, ताकि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स तक सर्वाइवल को पूरा कर सकें। और 2 करोड़ का मतलब है कि तकरीबन आप समझ लें कि 50% आबादी जो है उसको आप कवर करने जा रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और इसमें कैश के अलावा भी बाकी चीज़ें भी हैं, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग भी है, ट्रेनिंग है, अपना काम शुरू करने के लिए भी सहूलियात हैं। तो ये एक पहली दफ़ा इस लेवल पे, इस स्केल पे जो लो इनकम ग्रुप्स की इकॉनमी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ऊपर ओवरऑल अगर आप देखें तो वो भी एक इकॉनमी जो है उसमें खासी रिफॉर्म्स चाहिए। उसमें बहुत इस वक्त भी मुश्किलात हैं। आपके कर्जे जो हैं वो बहुत ऊंचे हुए हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जो डिफ़ॉल्ट से हम बचे हैं और ये दोस्त ममालिक ने हमारी सपोर्ट की है, और अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से जो सपोर्ट मिली है उससे आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर की उड़ान में कमी आई है, रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है और एक सही डायरेक्शन में आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो बहुत गहरे हैं और उनको मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 इशू जो है वो एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है इस वक्त डोमिनेट कर रहा है हमारी इंपोर्ट्स को। हमारी इस हर क्वार्टर तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट एनर्जी की है, जो मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मुल्क की एनर्जी को इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर बना दी है और डोमेस्टिक हमने सोर्सेज को बिल्कुल इस्तेमाल करने से दरेक की है। डैम्स हमने नहीं बनाए, शमसी तवानाई को हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। और ये जो चीज़ें हैं इसको अब ठीक करेंगे तो फिर ये इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ जाएगी। इन द मीन टाइम एक एक्सटर्नल शॉक है, बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक है कि तेल की कीमतें जो हैं वो $45 से बढ़ के $25 और कई लोग कहते हैं $100 पर बैरल तक जाएगी। और इसके साथ साथ फूड कमोडिटीज़ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है कीमतों में, और उसकी वजह से भी हमारे जो इंपोर्ट्स हमने करनी थी फूड सिक्योरिटी के लिए उसकी कीमतें में भी बड़ा इजाफा हुआ है। सो आई थिंक ओवरऑल इस वक्त जो है क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिसमें हर स्टेप जो है वो बड़ा देख के आगे चलने की ज़रूरत है। ठीक है।
ठीक है जी, चलिए हम भी आगे चलते हैं। डॉक्टर, शायद मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी सुना। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरी जो सिचुएशन है, ये जो खुसूसी रिलीफ पैकेज इसका ऐलान किया गया है, और ये जो अवाम है, अवाम नहीं समझती ना डॉक्टर साहब, अवाम तो यही कहती है ना कि हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, हम इकॉनमी को नहीं समझते, हमने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई। अवाम के लिए आसान अल्फाज में समझा दें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज ऐलान किए हैं खासतौर पर इकॉनमी को लेकर, ये अवाम को ज़रा समझाइएगा। देखिए, अवामी नुक्ता नज़र से अगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो 120 अरब रुपए का ये पैकेज है, इससे कई गुना ज़्यादा अवाम की जेब से अगले माली साल में निकाल लिया जाएगा। किसी पाकिस्तानी को इसके ऊपर शुबा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप ये देखिए कि अगले माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की उन्होंने जो बात फरमाई है, अगर वो ना भी कहते, 610 अरब रुपया आपने बजट में रखा है पेट्रोलियम नेवी, जो कि बनता है 50 अरब रुपया महीना। आपने 4 महीने में, चूँकि रुपए की कदर को मुजरिमाना हद तक आपने गिराया था, जिसको कोई दिफा नहीं कर सकता कि ये इतना ज़्यादा 41% आपने गिराया है 3 वर्षों में, जबकि इसी मुद्दत में भारत में जो गिरा है वो 9 से 10% है, बांग्लादेश में 3 से 4% है। तो रुपए की कदर को गैर ज़रूरी तौर पर गिराना, और मई से अब तक आपने देखा कि 152 से 175 पर आ गया। तो जब हमें पता था कि आपने शरह सूद को इतना ज़्यादा गिराया मार्च से जून 2020 तक, कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी पाकिस्तान में हुई, और आपने 13.25 से उसको 7% पर ले गए। उसका मतलब ये था कि आपने शरह सूद पे, सस्ती शरह सूद पे कर्जे दिए, लोगों ने बेतहाशा इंपोर्टेड गाड़ियाँ खरीदी, बेतहाशा इंपोर्ट्स किया। तो आज मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारा जो 4 महीने का तिजारती खसारा है, ये 15 अरब डॉलर है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो 2018 में जिसको आपने दिवालिया कहा था और ये कहा था तिजारती खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया है, हमारा तिजारती खसारा में उससे कहीं आगे बढ़ गया है। 15 अरब डॉलर 4 महीने का, खुदा के गजब से डरना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो 37 अरब डॉलर था। 15 अरब डॉलर से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बरामदात को हमने कहा था कि उस वक्त बहुत ज्यादा हैं, जिसको चोक करके आपने मईशत को गिराया था। मैं अगर आपसे कहूं कि 25 अरब डॉलर की 4 महीने में इंपोर्ट्स हो गई, तो ये तो एनुअलाइज बनती है 75 अरब डॉलर। तो जो 2018 था उस वक्त तो हमारी इंपोर्ट्स 62-63 अरब डॉलर थी, जिसको आपने मईशत को चोक करके गिराया था। तो हमारे माशी अशारिये, इन दो के अलावा भी जो बेशतर अशारिये हैं वो खराब हुए हैं। मईशत की शरह नमू जो 4 साल की है वो है 2.6%, जिनको विरसे में मिली थी 5.5%। बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं, कोई 30 अरब डॉलर बढ़ गए हैं, और कोई 9 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है रुपए की कदर का। फिर सबसे बड़ी सरमाया, बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में आई थी, 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई, 2021 में उससे कमाई। महंगाई जो पिछले 3 वर्षों में इस हुकूमत के आने से पहले 4.1% थी, 3 वर्षों में ये 9% रही है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि आपने ये जो 2 गुना किए हैं उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। रुपए की सदर को गिराना और शरह सूद को जो है वो कम करना, और जो नेगेटिव सिग्नल्स आए तो आप अक्टूबर तक उसका इंतजार करते रहे। ये क्यों किया? एक चीज़। दूसरे ये कि जो आपका 610 अरब रुपए का वो बजट था, वो तो अभी बढ़ेगा। तो तैयार जो आपका बजट खसारा बढ़ने वाला है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो हमारी बढ़ गई है, हमारे तरक्याती अखराजात में इस साल कटौती होने वाली है। दूसरी ज्यादती जो की है, मैं आपको इजाजत दें मुझे, कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो आप अपने पड़ोसी मुल्कों से बात करें। मैं एक जुमला कहने वाला हूं कि इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इस वक्त खित्ते में सबसे कम जो है फीकस आमदनी है वो पाकिस्तान में है, जो कि गिरी है। बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा फीकस आमदनी है, भारत में हमसे ज़्यादा है, श्रीलंका में ज़्यादा है। यानी क़ुव्वत ख़रीद आपने गिराई है और महंगाई बढ़ाई, ये दो धारी तलवार है, और अभी महंगाई बढ़ने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ जब आप मुकाबला करें तो टर्की और अमेरिका से ना करें। 162 ममालिक हैं, हमारा नंबर 190 मुल्कों में फीकस आमदनी 2 बांग्लादेशी टका 1 रुपए की बराबर रह गया है। क्या हुआ है 2016 के बाद से हमने जो रुपए अपना गिराई हैं, तो तमाम नेगेटिव सिग्नल्स हैं। और रेमिटेंसेस 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ गई, जो कि 111,000 की सपोर्ट है उसमें, और 30 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जा बढ़ गए। 4.2 अरब डॉलर का IMF ने आपको एडिशनल लोन दिया कोविड-19 से। G20 ने आपकी जो है वो मोहलत दे दी। तो ये सारे जो पैसे मिले थे कहाँ हैं? इसका कहीं रिफ्लेक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है?
क्या ये जो रेमिटेंसेज आ रही हैं ये वापस नहीं जा रही, 111(4) के तहत आ रही हैं, जिससे कई सौ अरब टैक्सों का नुकसान है। तो बेहतरी कहाँ आई है? प्रोग्राम जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहता, जरूर होंगे, लेकिन ये जो मुशीरों ने मिसगाइड किया है उनको चाहिए इनको अलग करें, और अपने जो नजरियाती कारकुन हैं, इनके अच्छे कारकुन हैं शुरू में, उनको बुलाएं, अपना एजेंडा सामने रखें, 2018 के अशारिये सामने रखें, आज के अशारिये सामने रखें, और फिर ये देखें कि मैंने अपने जो इनहराफ किया है 100%, जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी टैक्सों के लिए, जो हुकूमत अमली थी गर्दिशी कर्जों के लिए, उससे 100% इनहराफ किया है। आपने एमनेस्टी बेतहाशा दी है, आपने ये कहा लूटी हुई दौलत बाहर रखें, यहाँ वापस मत लाएं। ये 2 कानून ऐसे बनाए कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान मत लाएं। अब आप कहते हैं कि जो लूटी हुई दौलत आदि भी आ जाए। सवाल ये है कि आपने जो लूटी हुई दौलत के लिए आपने मुल्क के अंदर हैं उसके लिए कानून बनाया था कि हमारे पास डिटेल्स हैं कि लूटी हुई दौलत से जो असासे बने हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से 2019 में फायदा नहीं उठाया, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास है। उससे 900 अरब रुपया मिलने वाला था, अब 1 रुपया भी वसूल नहीं कर रहे क्योंकि ताकतवर तबके दबाव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो इतनी रोज़ की तरह वाजे हैं कि आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे। और 2022 में तो जो कुछ होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, राइटिंग ऑन द वॉल है। तो जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब रिव्यू करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो अच्छे इक़दाम उठा लेंगे और लीपा पोती की, अशराफिया की मईशत, बेसाखिया की मईशत और वडेरा शाही की मईशत और एमनेस्टी की मईशत इससे पीछे छोड़ा लें। जी ठीक है जी। डॉक्टर सलमान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि जी आलमी सतह पर जो ज़रूरी अशिया उनकी कीमतों में 50%, जबकि पाकिस्तान में 9% इजाफा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह हुकूमत की पॉलिसी है या फिर आलमी सतह पर होने वाली जो महंगाई है यही है? देखें, 2 चीज़ें हैं ना। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक कर्ज़ों के जो पहाड़ हैं, अंबार लगे हुए हैं, उनकी वजह से इफ़ेक्टेड है, और ये कर्ज़े जो हैं तकरीबन 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं, जो कि बैरून मुल्क से लिए हुए कर्ज़े हैं। उसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी डॉलर्स में उनकी देनी पड़ती हैं, और उनको रीफाइनेंस भी आपने डॉलर करना है। सो जहाँ तक ये तल्लक है कि डॉलर को हमने मसनूई तौर से बहुत ऊपर कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डॉलर की आपके पास डॉलर्स है ही नहीं है तो आप उसकी कीमत कैसे तयन करेंगे। जब ये 175 पे भी था डॉलर, उस वक़्त भी हमने देखा कि उसी हफ्ते तकरीबन 1.6 अरब डॉलर आपके रिज़र्व्स कम हुए, और स्टेट बैंक ने अपने रिज़र्व्स में से उसको सपोर्ट किया रुपीज़ को। लेकिन जो मेजर चेंज आया है वो उस वक्त आया है जब सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है और दुनिया को एक सिग्नल गया है कि ये अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इनकी सपोर्ट है, और प्रॉबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट नीचे आने से आपको तकरीबन 5 रुपये का कमी हुई है डॉलर में। सो ये एक तो पहली बात नोट करने की है कि ये डॉलर की कीमत आप फिट नहीं कर सकते। अगर आप उसको लेट से 150 रुपये पे रखेंगे तो मेरा ख्याल 2 हफ्ते में आपके रिजर्व्स खाली हो जाएंगे। इसलिए इसको मार्केट के ऊपर छोड़ा जाता है ताकि आपके रिजर्व्स आप अपने प्रिजर्व कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसने हमें एक किस्म का गिरवी रख दिया है, क्योंकि हमने ये सारे इंटरनेशनल एनर्जी बना दी है। पावर सेक्टर में बिजली भी हम इंपोर्टेड रखते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारा इंपोर्टेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं, LNG भी इंपोर्ट करते हैं, हत्ता के कोला भी ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, थर्मल को हम इस्तेमाल नहीं करते। और ना हमने कोई डैम्स बनाए हैं और ना ही हमने कोई शमसी तवानाई बनाई है जो कि डोमेस्टिक हो सकती थी। तो अब ये जो एनर्जी का हमारे एक किस्म का तौक पड़ा हुआ है, इसको ख़त्म करना जो है आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास 25-25, 30-30 साल के लंबे मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हैं और बहुत महंगे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बेशुमार की गुर्बत में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी को उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस पाकिस्तान की बुरी तरह मुतासिर हुई है। ठीक है डॉक्टर, शायद मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। देखिए, पहले आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जब आलमी मंडी में एक तेल की कीमत $140 थी 2008 में, तो पाकिस्तान में उस वक्त कम थी।
इसका मतलब ये कि इसका ताल्लुक रुपए की कदर गिराई है हमने, और रुपए की कदर गिराई इसलिए कि आपने तिजारती खसारे को बढ़ाया है और उसको रोकने की कोशिश नहीं की शरह सूद कम करके। तो ये तो जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जो इनका पुराना दावा था वो बातिल था, कि हमने मईशत को मुस्तहकम कर दिया, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब मान रहे हैं कि हम तो फिर दिवालिया होने वाले थे। मुझे ये बताया जाए कि 2018 के मुकाबले में कौन सा अशारिया आपका बेहतर हुआ है। मैं आपको 12 गिनवा सकता हूँ जो नीचे गए हैं, बेहतर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो नीचे गए हैं, तो इन पॉलिसियों को तस्लीम कर लें। हम पिछले दावे सारे गलत थे, मुस्तहकम नहीं था, हमारी मईशत जो है वो जवाल की तरफ जा रही है, खतरात की जद में है। जैसे मैंने आपसे बताया 2018 से नीचे है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि बैरूनी कर्जे जो बेताशा बढ़े वो कहाँ गया पैसा? वो जो रेमिटेंस आ रही है वो तो 111.4 से आ रही है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है? वो रेमिटेंस जरूर भेजते हैं। बैरूनी सरमायाकारी न समंदर पार पाकिस्तानी कर रहे हैं न दूसरे कर रहे हैं। हमारी 2018 से हर साल कम रही है। तो हकीकत तस्लीम करें, इन पॉलिसियों से बेहतरी नहीं आएगी, अपने मंशूर से 100% इनराफ करने से बेहतरी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कौन सा अशारिया बेहतर हुआ ज़रा कौम को बता तो दें 2018 से। तो उस वक्त क्या ज़रूरत थी ये कहने की दिवालिया हुआ है? 2022 में कोई बेहतरी नहीं आने वाली, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़नी हैं, अशिया की कीमतें बढ़नी हैं, पेट्रोल आपका बढ़ना है, बिजली आपका बढ़ना है, शरह सूद आपका बढ़ना है। और जो हम बड़ा गलत समझ रहे हैं सऊदी एड को, आप सऊदी अरब से जो एड आई है वो इसलिए आई है कि उसके बगैर IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा था। IMF ने कहा था मैं आपको $1 बिलियन अगर देता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा? तो उसको अभी $3.5 अरब महीने का मेरा तिजारती खसारा है। तो कितने अरसे ये साथ देगा, जरा समझने की जरूरत है। ये जो $4.1-2 अरब है, $3.5 अरब महीने का तिजारती खसारा। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदली तो बड़ा सूरत हाल है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।